नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ? ओम्स लॉ, ओम जी का नियम। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा है ना। ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो आपके पास में कोई भी कंडक्टर है और उसके अक्रॉस अगर आप एक वोल्टेज सोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो? एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हो, तो अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो इस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर आप इस वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो इस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी डिक्रीज होगा। मतलब वोल्टेज और करंट ये दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक ना, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट और उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर वोल्टेज घटाओगे तो करंट घट जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर। आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये क्या चीज है भाई? रेजिस्टेंस क्या चीज है? तो नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब है रेसिस्ट करना, रोकना किसी चीज को। देखो इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो आपस में कॉलिजन्स भी करेंगे, तो हमको ये लगेगा कि कंडक्टर उनको रोक रहा है मूव करने से, क्योंकि वो बार बार टकरा रहे हैं इधर उधर और उससे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बार बार, तो उनको दिक्कत हो रही है। तो किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये जो दिक्कत होती है ना, उसी का नाम है रेजिस्टेंस। और दिक्कत अगर ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दिक्कत अगर कम होगी तो हम क्या बोल देंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो डिफिकल्टी होती है मूव करने में, उस डिफिकल्टी का ही नाम क्या है? रेजिस्टेंस। रेसिस्ट करना। कौन रेसिस्ट करता है? कंडक्टर। कैसे रेसिस्ट करेगा वो हम आगे देखेंगे अभी, किन किन चीज़ों पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बाकी ये याद रखो, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनको मूव करने में जो डिफिकल्टी होती है उसी डिफिकल्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टेंस। बात समझ में आई क्या? अब इस कार्टून का मतलब क्या है वो समझो। देखो ये जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, जो यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, ये वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जिसकी डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होती है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से लो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, है ना। ये प्लस का मतलब हाई वोल्टेज, माइनस का मतलब लो वोल्टेज। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बनेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल्स टू क्यू इन टू ई। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू इन टू ई। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इस कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे एक माइनस सिंबल लग जाएगा जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट करोगे। इसके लिए क्यू की जगह माइनस ई पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, वो मूव करेंगे। अब अगर आपको पूछा जाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कौन करवा रहा है, तो मूव करवा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बना? इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वी बाई एल। एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर और V मतलब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और वोल्टेज को अगर कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको ये समझ में आ गया कि वोल्टेज वो कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो मूव करेंगे। तो वोल्टेज का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारना। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के। और करंट किसकी वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। ठीक है, तो करंट तो इसमें से, जैसे ये कोई कंडक्टर है इसके अंदर से निकलना चाह रहा है, फ्लो होना चाह रहा है, और उसको हेल्प कौन कर रहा है? वोल्टेज धक्का मार रहा है उसको कि जा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा है। लेकिन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम में इसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है।
तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकेगा। तो यहाँ पे ये चीज दिखा रखी है कि ये जो एक तरह से रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, इस करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, इस रास्ते को ऐसे रस्सी खींच के पतला कर रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन या फिर करंट इसमें से मूव नहीं कर पाए। तो तीनों का आपको नेचर समझ में आ गया क्या? करंट तो हमेशा फ्लो होना चाहता है, वोल्टेज उसकी हेल्प करता है, उसको धक्का मारता है इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो करंट फ्लो करें या फिर करंट बनाए वायर के अंदर, और रेजिस्टेंस का काम होता है हमेशा उस फ्लो होने वाले करंट को रोकना। ठीक है ना, क्लियर है एकदम? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है जो अभी हमने बात करी, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यहां से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि R इक्वल्स टू क्या आ रहा है, V अपॉन आई। R इक्वल्स टू क्या आ गया, V अपॉन आई। तो क्या वोल्टेज और करंट के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? फॉर्मूले से तो लग रहा है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, तो ये रेशो उतना का उतना रहेगा। जैसे अगर आप वोल्टेज को डबल कर दोगे, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको डबल कर दो, 10 की जगह 20 वोल्ट की बैटरी लगा दो, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट भी पहले से डबल हो जाएगा। जैसे पहले अगर आई था तो अब वो 2i हो जाएगा। तो अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो उससे करंट भी क्या हो जाता है, डबल, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेशो तो उतना का उतना रहा ना। तो क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती है? नहीं जी, नहीं डिपेंड करती। तो ये कभी मत देखना कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है वो V और I पे डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या ये वाला जो फॉर्मूला, इससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते? कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दे, वायर में फ्लो होने वाला करंट बता दे, तो दोनों को डिवाइड करके आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती है, ये बोलना गलत है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा उसको हम स्टडी करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। देखो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक एक करके समझते हैं। देखो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। ये जो वायर है ना, इसकी मोटाई कितनी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस वाले एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई भी वायर है उसको परपेंडिकुलर काटने पे जो आपको एरिया दिखाई देता है ना, उसी का नाम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जैसे L लेंथ का कोई वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो अगर इस वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनको खूब भाई बड़ा रास्ता मिलेगा, तो इजीली मूव कर पाएंगे। और अगर यही वायर पतला सा होता, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव करते तो उनको डिफिकल्टी ज़्यादा होती, क्योंकि पतले से रास्ते से उनको निकल के जाना पड़ता, ज़्यादा वो आपस में टकराते, कोलिजन ज़्यादा होती। समझ में आया? इसलिए हम ये बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। तो भाई डिफिकल्टी का नाम होता है रेजिस्टेंस। तो अगर डिफिकल्टी कम हो रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने से, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? ठीक है, मोटाई जितनी ज़्यादा होती है ना वायर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, और इजीली मूव कर पा रहे हैं इसका मतलब डिफिकल्टी कम हो रही है, डिफिकल्टी कम हो रही है मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। दूसरी चीज जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो है लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ अगर ज्यादा होगी, अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा कोलिजन्स होंगी, बड़ा रास्ता कवर करना है, तो डिफिकल्टी अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगी तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात भी? तीसरी बात जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो है मटेरियल। तो उसको समझने के लिए पहले इनको कंबाइन करके लिखते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A बन गया, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं रो, रेसिस्टिविटी। इसका नाम क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है मतलब। ठीक है, रो मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी। ये इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो रो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर ए बाई एल। अगर मुझे किसी भी वायर की रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन बनानी है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि उस वायर की लेंथ 1 मीटर ले लूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लूं। तो ये दोनों 1 लोगे तो रो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर के बराबर। कोई भी वायर है उसकी रेसिस्टिविटी को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि किसी भी मटेरियल के 1 मीटर लेंथ के वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जैसे मुझे कॉपर की रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो मैं कॉपर का एक वायर लूंगा जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर का जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, वही उसकी रेसिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। ऐसा यूनिट तो अलग होगी रेसिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, है ना। तो रेसिस्टिविटी की क्या होगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की मीटर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ओम मीटर। तो याद रखना है कि रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। समझ में आया रेसिस्टिविटी क्या चीज है? 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर का जितना भी रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेसिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। अब ये जो रेसिस्टिविटी है रो, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कितनी चीज़ों पे? 4। पहली चीज़ क्या है? लेंथ। दूसरी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरी मटेरियल, भी कॉपर ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, क्या चीज लिया आपने उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और फोर्थ चीज क्या है? टेम्परेचर ऑफ द वायर। टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आप देखोगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा कंडक्टर का। क्यों बढ़ेगा उसकी अपन बात करेंगे अभी। बाकी इन 4 चीजों के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बाकी जो 2 चीजें मैंने बताई ना, देखो 2 चीजें तो फॉर्मूले में आ गई, एल और ए, लेकिन टेम्परेचर और मटेरियल इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। तो इसका एक फॉर्मूला बना के समझते हैं कि रो किस तरीके से टेम्परेचर और मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है ना। अब मैं रेसिस्टिविटी के बारे में बता रहा हूं आपको, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंबल क्या है इसका? रो का सिंबल इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो रेसिस्टिविटी है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो यूज करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है? -NEA/VD। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस सिंबल को तो आप हटा ही सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको कंसिडर करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये जो VD है इसको आप क्या लिख सकते हो? -E टो बाई एम। अब मैं क्योंकि सिंबल यूज कर रहा हूं तो मैं हर जगह सिंबल यूज करूंगा फिर, या तो मैं यहाँ पे भी यूज नहीं करता, यहाँ पे भी यूज नहीं करता, तो एक ही बात है। तो भी ये माइनस माइनस प्लस, अभी भी प्लस हो रहा है, और अगर मैं यूज नहीं करता तब भी ये प्लस में ही आता। तो ये मैंने VD की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। I इक्वल टू क्या आएगा? माइनस माइनस कैंसिल, NE² टो बाई एम इंटू E। और E को आप क्या लिख सकते हो? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा रखा है और उस कंडक्टर की लेंथ अगर L है तो E को हम क्या लिख सकते हैं? याद करो, बताया था। E को हम लिख सकते हैं V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन तीनों में ये रिलेशन होगा, याद रखेंगे। A यहाँ पे मैं खा गया बीच में, ये लो A भी लिखेंगे साथ में। आया समझ में? अच्छा जी, अब ये I लिखा है, ये V लिखा है, तो V इक्वल टू क्या आएगा? ये इधर जाएगा तो M इंटू एल डिवाइडेड बाई NE² टो इंटू A, और ये I इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे ओम्स लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि V इक्वल टू R इंटू I होता है। आप कंपेयर करो दोनों फॉर्मूलों को। जैसे ये V की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है इस फॉर्मूले को सॉल्व करके, और ये ओम्स लॉ मैंने लिखा है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। V की जगह कौन है? V है।
करंट की जगह कौन है, करंट है। आर की जगह कौन आ गया, एम अपॉन क्या आ गया, एन ई स्क्वायर टो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। और आर का जो फॉर्मूला है वो तो ये होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि रो की जगह तो कौन आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो आ गया। इसका मतलब ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन लिखा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा सॉल्व किया इसको, ठीक है। उसके बाद में हमने ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया वी बाई एल, और फिर वी इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मेट बनाया। इससे हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर आर की वैल्यू अपने पास आ गई, उसको हमने आर का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, कौन सा, रो एल बाई ए, उससे कंपेयर कर लिया। तो आर की जगह आर है, एल बाई ए की जगह एल बाई ए है, तो रो की जगह कौन आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। इजीली इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आया समझ में। अब ये देख के बताओ कि ये जो रेसिस्टिविटी है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, फॉर्मूला देख के बताओ। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोई भी कंडक्टर हो उसके लिए सब सेम होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नेचर में, चाहे वो किसी भी कंडक्टर के अंदर हो, इंसुलेटर के अंदर हो, सेमीकंडक्टर के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें। तो एम और ई तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो क्या बचा, एन और टो बचा। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसी का नंबर क्या है, एन। उसी को एन बोल रहे हैं हम लोग। अगर 50 फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो एन की वैल्यू क्या है, 50 के बराबर है। किसी में अगर ज्यादा है तो वो जो भी नंबर आएगा वो एन की वैल्यू होगी। अब बताओ कि अगर मैं एन को इंक्रीज कर दूं, यहां पे किसी भी कंडक्टर में अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ा दूं या ज्यादा हो, आप जैसे सिल्वर को और आयरन को कंपेयर करो, सिल्वर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में कम होते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो एन की वैल्यू ज्यादा होने से रो की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर रो यानी रेसिस्टिविटी की वैल्यू अगर कम आएगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो कि आर भी कम आएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यही बात हमने पहले करी थी कि जो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, उनमें इजीली करंट फ्लो होता है। जैसे सिल्वर, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होने का रीजन समझ में आया क्या आपको, क्या है रीजन, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होने से उसकी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जिसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी वो है टो। और टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। याद रखना है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टो और टेम्परेचर, टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर टो कम होगा तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रो अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर का, ये मैं कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप वायर को गर्म करोगे ना, या करंट फ्लो होने से वायर गर्म हो जाएगा, करंट फ्लो होने से वायर हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस हीट से खुद ही गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ में आया क्या। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे उसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। आया समझ में, क्लियर है एकदम। बताओ कोई भी डाउट है तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड। ये देखो क्वेश्चन क्या है, 2 wires, one of copper and the other of manganese wires having same resistance and equal thickness, which wire is longer। ये बोल रहा है कि हमारे पास में 2 वायर हैं, एक तो किसका बना हुआ है, कॉपर का, और एक ये मैंगनीन का बना हुआ है। अच्छा, ये मैंगनीन क्या चीज होती है, तो ये एक एलॉय होता है। मैंगनीन क्या है, एक एलॉय, और इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। जो एलॉय होते हैं उनके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एलॉयज हैं, यानी कि 2-3 मेटल्स को पिघला के अगर आप मिला देते हो तो उसका रेजिस्टेंस प्योर मेटल की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो मैंगनीन है उसका रेजिस्टेंस
कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है अगर आप सेम लेंथ का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लोगे तो, क्योंकि मैग्नीन की रेसिस्टिविटी कॉपर की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। रो फॉर मैग्नीन इज ग्रेटर देन रो फॉर कॉपर, ये वाला पॉइंट हमको याद होना चाहिए। जितने भी एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है कि दो अलग अलग वायर्स हैं और इनका रेजिस्टेंस सेम है। अब इनका रेजिस्टेंस सेम कैसे आ रहा है, क्योंकि इनकी थिकनेस या लेंथ अलग अलग रखी होगी हमने। इसने बोला कि इनकी थिकनेस तो इक्वल है लेकिन लेंथ अलग अलग है, तो आपको बताओ कि आपको ये बताना है कि कौन से वायर की लेंथ ज्यादा होगी, विच वायर इज लॉन्गर, है ना। देखो इसने हिंट दिया है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हिंट दिया है। इसने बोला कि रेजिस्टेंस दोनों का बराबर है, कॉपर का और मैग्नीन का, ठीक है। मैग्नीन का और कॉपर का रेजिस्टेंस बराबर है। अब ये बताओ कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब ये फॉर्मूला मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कॉपर वाले वायर के लिए। तो मुझे कॉपर की रेसिस्टिविटी यहाँ पे पुट करनी है। L की वैल्यू भी कॉपर के लिए अलग होगी, तो आपको लेंथ भी अलग अलग कंसिडर करनी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, थिकनेस सेम है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है, इक्वल टू। अब यही फॉर्मूला हम R इक्वल टू रो एल बाई ए ये हम मैग्नीन के लिए भी अप्लाई करेंगे। रो फॉर मैग्नीन, L फॉर मैग्नीन डिवाइडेड बाई ए। अब ए तो दोनों साइड में कैंसिल। अब जो लेंथ ऑफ कॉपर है, लेंथ ऑफ कॉपर है और जो लेंथ ऑफ मैग्नीन है, इनका रेशियो देखते हैं क्या आता है। लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ मैग्नीन, ये आएगा रो फॉर मैग्नीन डिवाइडेड बाई रो फॉर कॉपर, ऐसा आएगा। अब आप खुद बताओ, ये जो मैग्नीन है इसकी रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा है कॉपर की कंपैरिजन में, तो ये रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब लेंथ फॉर कॉपर और लेंथ फॉर मैग्नीन इनका रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये इसी के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, L फॉर कॉपर और L फॉर मैग्नीन, ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा बड़ा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये वाला जो रेशियो है ये 1 से बड़ा है, तो ये रेशियो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। ये इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा रिलेशन, लेंथ ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन लेंथ फॉर मैग्नीन वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में। तो आपको कौन सा वायर ज्यादा लेंथ का लेना पड़ेगा, कॉपर वाला, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम है, तो वो ज्यादा लेंथ का होगा, तब जाके उसका रेजिस्टेंस मैग्नीन वाले वायर के इक्विवेलेंट आएगा। आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 raised to power minus 4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 raised to power 28 per meter cube, calculate the resistivity of the material of the wire. रो की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी डेटा गिवन हो क्वेश्चन में उसको अलग कर लो, ताकि फॉर्मूला अप्लाई करना आसान हो। सबसे पहले इसने बोला कि एक 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा रखा है, तो V की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट, ठीक है जी। एक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, ठीक है। जब भी ये डेटा लिखो ना तो सिंबल के साथ लिखना है, पूरा मत लिखना। वोल्टेज दे रखा है तो ऐसे नहीं, वोल्टेज, लेंथ LENG है ना, ऐसे लेंथ पूरा नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, यानी कि VD दे रखा है, कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये आपको दे रखा है। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि आपको दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, रो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब रो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहां हमको V दे रखा है, L दे रखा है, VD दे रखा है, N दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, सोच के बताओ। देखो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू NEAVD, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें N तो पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे रखा है एक तो
ठीक है, एक वीडी तो दे रखा है, आई नहीं दे रखा, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? देखो आई को हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आर, NEAVD, ठीक है, v बाई आर लिख सकते हैं इसको। अब देखो v आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब ये जो r है इसका भी फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, v इक्वल टू NEAVD, और ये जो r है जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और r की वैल्यू क्या होती है, रो L बाई A। तो ध्यान से देखो ये जो a है ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, तो इसकी जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है। और आपको पूछा रो, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v अपॉन NEVD इंटू L। क्या ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, v दे रखा है, n भी दे रखा है, vd भी दे रखा है, और l भी दे रखा है, सारी चीजें पुट करो इसमें। v की वैल्यू 5, नंबर डेंसिटी आपको दे रखी है 8 इंटू 10⁻28। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वीडी दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 0.1 मीटर। सॉल्व किया जा सकता है इसको, जस्ट कैलकुलेशन है, तो सॉल्व कर लो इसको, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट याद रखनी है, ऐसा यूनिट क्या होती है, रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, है ना। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट याद रखो, ओम मीटर। तो जो भी आंसर आएगा उसको ओम मीटर में लिखना है आपको। क्लियर है बात?